दूसरा भी कथन गलत है इसमें, ठीक है। इसको फिर से हम पढ़ते हैं क्योंकि बीच में इंटरप्ट हो गया था। चलिए देखिए, बोल रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। क्यों त्यागपत्र दे दिया था? पहला बोल रहा है कि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में सरकार नहीं बना पाई थी, इसलिए आप कहेंगे कि यह बात गलत है। दूसरा कथन बोला कि कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, इसलिए इस्तीफा दे दिया था। आप कहेंगे कि यह भी गलत है। तीसरा, उनके प्रांतों में बहुमत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। आप कहेंगे कि यह भी गलत है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 के तीनों कथन क्या है? गलत हैं। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का इनमें से कोई भी कारण सही नहीं है। क्लियर है? ऐसा है ना? बंद कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था? किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक या चौधरी खलीक उजमाना? ठीक है, किसके? तो प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? अब पहला ऑप्शन दिया वर्ष 1926 में, जब स्वराज पार्टी को प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। आप कहेंगे गलत बात है। दूसरा बोला है कि वर्ष 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करने के पश्चात। आप कहेंगे कि यह भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 1932 में, जब सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। आप कहेंगे कि यह भी गलत है। चौथा जो ऑप्शन दिया वर्ष 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया, तब मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कब दिया था कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा? तो आप कहेंगे कि 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया था, और आगे चलकर 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के द्वारा क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो आप कहेंगे कि वर्ष 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। आगे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का मानना था, प्रश्न संख्या 9, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। भागीदारी से आशय किसका उल्लंघन होगा? अहिंसा का उल्लंघन होगा। डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि युद्ध है, मारपीट तो वहां पर चलेगी, हिंसा होगा ही। तो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी अपनी देते हैं, तो किसका? हमारा जो नॉन वायलेंस वाला मतलब कि फिलॉसफी है, उस पर क्या होगा? उस पर नॉन वायलेंस वाले पर होगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, देशी रियासतों का आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न है। हम लोग देशी रियासतों का आंदोलन से रिलेटेड पहले प्रश्न को करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 था, नागपुर अधिवेशन जो 1920 था, उसमें पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस के द्वारा पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति जो अपनी नीति घोषित की गई थी, वो कांग्रेस का जो वर्ष 1920 का अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, उसमें किया गया था। और वर्ष 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघव चेरियार के द्वारा किया गया था।
ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल, अच्छा, त्रिपुरा की देशी रियासत, त्रिपुरा की, प्रश्न संख्या 11 चलते हैं। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी में शामिल हुई। क्यों शामिल हुई? क्योंकि इसके पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोला, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम आयोजन जो हुआ था वर्ष 1921 में हुआ था। कब हुआ था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम आयोजन वर्ष 1921 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे कि इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया गया था, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1927 में। गठन कब हुआ था? वर्ष 1927 में हुआ था। आगे चलकर वर्ष 1936 में इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन, 1927। ठीक है, 1927 इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में भारत में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे? यहां पर कर लीजिएगा वर्ष 1939 में। ठीक है, तो वर्ष 1939 में भारत के प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 पर बोल रहा है वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? यानी कि वर्ष 1927 में जो बटलर कमेटी बनी थी, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 1927 में बटलर के, हार्वर्ड कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर कमेटी बनाई गई थी, और ये बटलर कमेटी जो थी इसका काम था देशी रियासतों से अंग्रेजों के संबंध, मतलब कि अंग्रेजी राज्य का देशी रियासतों के बीच में संबंध सही स्थापित करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच में संबंध सुधारने के लिए वर्ष 1927 में बटलर कमेटी गठित की गई थी, और यह बटलर कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देती है वो कब देती है? तो बटलर कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है 1929 में दिया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16, भारत राज्य समिति 1928 का गठन किसके अधीन हुआ था? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? इंडिया स्टेट कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1929 विच अंडर, मतलब किसके अंडर में इसको हुआ था? ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्वर्ड कोर्ट, हारकोर्ट बटलर, उसी की बात कर रहा है, बटलर कमेटी की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा? हारकोर्ट बटलर, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? तो कांग्रेस का जो वर्ष 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस का था, हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं त्रिपुरी संकट पर चलते हैं। ठीक है, त्रिपुरी संकट पर चलते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित किया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो देखिए, वर्ष 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है।
ठीक है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद से वर्ष 1939 में ये अधिवेशन त्रिपुरी में होता है, त्रिपुरी में होता है और इसमें भी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है। और इसमें हम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो समर्थित कैंडिडेट थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं चुनाव में। ठीक है, उसके बाद से गांधी जी को इस बात का आघात होता है और गांधी जी के द्वारा यह कथन दिया जाता है कि इस युद्ध मतलब इस जो पट्टाभी सीतारमैया की इस चुनाव में हार उनकी हार नहीं है, ये मेरी पराजय है। ऐसा कथन जो बोला जाता है वो किसके द्वारा बोला जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो और ये कब होता है? वर्ष 1939 में होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाते हैं? तो वर्ष 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया? तो आप कहेंगे कि जो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 था उसमें पराजित किया था। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया को वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में हराकर, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहां पर हुए थे? तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहां पर था? तो त्रिपुरी जो था वो मध्य प्रदेश जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जबलपुर में था त्रिपुरी, जिसमें क्या होता है कि वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। आगे चलते हैं, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? ठीक है, किस प्रश्न पर केंद्रित था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर था, देशी राज्यों के प्रति नीति को लेकर था, केंद्र सरकार के प्रतिरूप को लेकर था, या कि कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता को लेकर था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आरएएस में पूछा गया ये प्रश्न है। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को लेकर क्या था कि समस्त झगड़ा था कांग्रेस कार्य समिति को लेकर, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 24 का सही ऑप्शन ए हो गया। प्रश्न संख्या 25 क्या कर रहा है कि वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कौन पार्टी का अध्यक्ष बना? तो जाहिर सी बात है, जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पार्टी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया गया, उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता किए थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। बोल रहा है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 पर, वर्ष 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन में अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ा था? ठीक है, अंग्रेजी का अनुवाद किसके अनुवाद पढ़ा गया था? अच्छा, अनुवाद पढ़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दिया हुआ शरत चंद्र बोस, किसके द्वारा? शरत चंद्र बोस के द्वारा अनुवाद पढ़ा गया था। ठीक है, अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा पढ़ा गया था? शरत चंद्र बोस के द्वारा पढ़ा गया था। देखिए लिखा हुआ है, वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने तथा वे गांधी जी की पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त करके दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। 39 के त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में शरत चंद्र बोस ने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। वह हिंदी अनुवाद किसके द्वारा?
आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा पढ़ा गया था। हिंदी अनुवाद आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा और अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो शरत चंद्र बोस के द्वारा पढ़ा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अब हमारा जो अगला चैप्टर है मतलब जो अगला चैप्टर है प्रश्न चैप्टर नंबर 32 बोल रहा है कि अगस्त प्रस्ताव एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इससे रिलेटेड अब हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न पहला है कि 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया? ठीक है, तो उस समय बात करें तो ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, और लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा क्या लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव लेके आया गया था। तो 2-3 चीजें यहाँ पर हमको तैयार कर लेना पड़ेगा। अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो कब आया था? तो हम कहेंगे कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो हम कहेंगे कि लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। क्या अगस्त प्रस्ताव लाया गया था? ये क्यों लेके आया गया था? इसके पीछे का मोटिव क्या था? इसके पीछे का मोटिव क्या था लाने के पीछे? अंग्रेज क्यों इसको लेके आए थे? इसलिए लेके आए थे कि भारतीयों का, किस लिए आए थे इसको? भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वार में सहयोग के लिए। ठीक है, सहयोग के लिए क्या लाए थे? अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे। अब इसमें जो अगस्त प्रस्ताव आया था इसमें 2-3 बातें कही गई थी जो लाया गया था। उसमें पहली बात तो ये कही गई थी, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में जो पहली बात कही गई थी वो ये कहा गया था कि युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध पहला देख लिखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। किसका? संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। निर्मात्री सभा का गठन होगा। और दूसरा बात, पहला ये बोला उन्होंने, दूसरा बोला, जो दूसरा इसमें बोला गया, इसमें बोला गया कि ये जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, युद्ध के बाद क्या होगा कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और युद्ध के टाइम पर ही एक क्या होगा? सलाहकार समिति का गठन होगा। सलाहकार समिति का गठन होगा। और तीसरा बोला गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसलिए तो ये जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग के लिए इसको लाया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाना, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करना। ये 4 इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त प्रस्ताव उसके अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें की गई थी? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता के लिए लाया गया था। तीसरा बात करते हैं कि क्यों लेके, इसके पीछे का मतलब मोटिव तो समझ में आ गया। तो उसमें मतलब कि जो था वो क्या था, जैसे कि अगर बात करें कि ये जो लाया गया था उसमें क्या किन किन बातों का समावेश किया गया था, तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। युद्ध के बाद क्या होगा? युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और युद्ध में एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ऐसा सब प्रोविजन अगस्त प्रस्ताव में लेकर आया गया था। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात कर दी थी, जबकि हमको क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। और दूसरा, मुस्लिम लीग के द्वारा इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि इसमें कहीं ना कहीं उनका जो मतलब कि जो सेपरेट पाकिस्तान की मांग थी उसको दिखा दिया, मतलब उसको तो बिल्कुल जगह ही नहीं दिया। ठीक है, चलिए, इसलिए व्यक्तिगत 17। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव जो आया, तो अगस्त प्रस्ताव तो आ गया। अब अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, या यूं कहें कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, और जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत इस युद्ध में बिल्कुल भाग नहीं ले रहा है, इन चीजों को प्रदर्शित करने के लिए आगे चलकर वर्ष 1940 में ही
क्या किया जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करने के पीछे का क्या मोटिव था, तो बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी भारत की ना रहे इसको प्रदर्शित करना, और अगस्त प्रस्ताव इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। अच्छा, एक चीज क्लियर हुआ। दूसरे की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट जो हुआ था कौन सा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 17 अक्टूबर, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, कौन सा, पवनार आश्रम से, पवनार आश्रम से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पवनार आश्रम से इसको स्टार्ट किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह को। और अगर बात करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो प्रथम सत्याग्रही हुए, कौन, प्रथम सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही कौन हुए, तो प्रथम सत्याग्रही हुए आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो पहले सत्याग्रही हुए, जबकि दूसरे जो सत्याग्रही हुए वो कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही हुए, पहले कौन हुए, पहले आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से स्टार्ट हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आप कहेंगे आचार्य विनोबा भावे, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था, तो दूसरा सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अगला चैप्टर जो है हमारा मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग। ठीक है, अब देखिए कुछ डेट हमको तैयार कर लेना पड़ेगा। कुछ डेट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है कि जुलाई 1939 में, जुलाई 1939 में, जुलाई 1937 में क्या होता है, चुनाव होता है और सरकार का गठन होता है, प्रांतीय सरकार का गठन होता है, प्रांतीय सरकार का, प्रांतीय सरकार का गठन होता है। पहली चीज तो क्लियर है। दूसरा, आगे चलकर 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया जाता है। इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के 2 महीने के बाद 22 दिसंबर 1939 को सरकार के द्वारा, मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया जाता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये चीज तो क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हो गया। उसके बाद से अगर बात करें कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की जो सबसे पहली बार मांग किया गया था, इसको स्टार्ट करने का जो श्रेय था, अलग से राज्य, अलग से जो देश पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान देश की मांग करने का सबसे पहला श्रेय किसको जाता है, तो पहला श्रेय जाता है मोहम्मद इकबाल को। किसको जाता है, मोहम्मद इकबाल को। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पृथक, मतलब कि अलग से जो राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने का सबसे पहले श्रेय मोहम्मद इकबाल को जाता है, और मोहम्मद इकबाल के द्वारा सबसे पहले इलाहाबाद अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। और ये इलाहाबाद का अधिवेशन कब होता है, वर्ष 1930 में होता है, और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार मोहम्मद इकबाल के द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रश्न उठाया जाता है। पाकिस्तान मांग का प्रश्न उठाया जाता है सबसे पहली बार मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यहां तक तो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलकर, अब जो होता है आगे चलकर मुस्लिम लीग का, ठीक है, आगे चलकर मुस्लिम लीग का 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को कहां पर, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है। और इसी मतलब कि इसी लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी लाहौर अधिवेशन में क्या किया जाता है, सबसे पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया जाता है। तो प्रस्ताव जो होता है क्या होता है, पारित हो जाता है। ठीक है, प्रस्ताव पारित हो जाता है। और यही नहीं, 23 मार्च 1940 वाले दिन को पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जाता है,
पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन को, ठीक है, 23 मार्च 1940 को। एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसमें जो शब्द है पाकिस्तान, क्या है? जो पाकिस्तान शब्द है, इस पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। इसके द्वारा सबसे पहली बार क्या किया जाता है? पाकिस्तान का जो मांग है, पाकिस्तान शब्द है, उसकी बात की जाती है, ठीक है, चौधरी रहमत अली के द्वारा। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने सबको आपको बता दिया। चलिए चलते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद इकबाल इज द राइट ऑप्शन। मोहम्मद इकबाल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति मोहम्मद इकबाल थे। बाकी की चीजें हैं वो। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो सबसे पहली बार किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा मुस्लिम लीग का जो वर्ष 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन होता है, इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, उसमें मांग रखी गई थी। तो मोहम्मद इकबाल इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। निम्न में से किस युग में प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो पाकिस्तान के विचार की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड थ्रू द पाकिस्तान फर्स्टली? पाकिस्तान शब्द की बात इसमें नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में पाकिस्तान, हाँ, तो पाकिस्तान का विचार, ठीक है, पाकिस्तान। अब यहां पर क्या ना कि अलग देश नहीं बोला है, यहां पर शब्द की बात कर रहा है। किस युग में ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार किया? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोहम्मद असलम खान और चौधरी रहमत अली, ठीक है, इनके द्वारा पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले यूज किया गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो चौधरी रहमत अली जो था, इसी के द्वारा सबसे पहली बार क्या किया गया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला ये जो छात्र था चौधरी रहमत अली, इसी के द्वारा क्या किया गया था? एक पंपलेट लिख के बंटवाया गया था, नाउ आर नेवर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां से हुई थी? तो वर्ष 1930 का जो इलाहाबाद मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहली बार पाकिस्तान देश की जो बात हुई थी, मुस्लिम लीग का जो वर्ष 1930 में इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने किया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो टू नेशन थ्योरी जो था, कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1940 होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है, और किस दिन? 23 मार्च 1940 के दिन, और इसी दिन को पाकिस्तान दिवस भी मनाया जाता है लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस, ठीक है, लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाए जाने की बात की जाती है। क्लियर है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, लाहौर सेशन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अभिव्यक्त किया कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? और ऐसा जो वो किया गया था वर्ष 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आगे चलते हैं, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए, अब इसमें दिया हुआ है आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना। तो अलग राज्य का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। बोल रहा है पाकिस्तान प्रस्ताव
पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा तैयार किया गया था वो सिकंदर हयात खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पाकिस्तान की जो रूपरेखा थी उसको किसके द्वारा तैयार किया था? सिकंदर हयात खान के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है? अब इसमें कथन और कारण दिया हुआ। पहले हम लोग कथन को पढ़ेंगे। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, ये गलत है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ए तो सही है परंतु आर गलत है, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? पहला दिया हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। चलिए, वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, आप कहेंगे कि यह भी बात बिल्कुल सत्य है, असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया गया था। वे सदैव डायरी रखते थे, ये थोड़ा मूर्खता टाइप का दे दिया गया है और यही गलत है। तो यही जब गलत है, तुमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यही गलत। चलिए आगे चलते, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई? ठीक है, तो अच्छा, इसमें कौन सी नहीं करवाई गई? ठीक है, नहीं कराई गई। तो देखिए, पीरपुर रपट, सफीर रपट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट, ये तीनों करवाया गया था, लेकिन जो सर मोहम्मद सादुल रिपोर्ट था ये नहीं करवाया गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, पीरपुर रिपोर्ट वर्ष 1938 किसने प्रस्तुत किया था? तो पीरपुर रिपोर्ट जो था ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पीरपुर रिपोर्ट जो था ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देखते हैं, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेन कर दिया गया है, मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, जो 23 मार्च 1940 को हुआ था। ठीक है, 23 मार्च 1940 को जो हुआ था उसमें पाकिस्तान अलग देश की मांग की गई थी और क्या किया गया था, और पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बोल रहा है क्या कि बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो मुस्लिम लीग, और वो कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये कहां पर हुआ था? कराची में 43 में हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में प्रस्ताव पारित कर बांटो और छोड़ो का नारा दिया। अप्रैल 1943 के लीग के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए जंगी पठानों को नामर्द बनाने तथा उन्हें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज बताया। ठीक है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं, अगला हमारा जो चैप्टर है हम लोग चलते हैं क्रिप्स मिशन पर। ठीक है, अब देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग कुछ लोग थोड़ा मतलब कुछ चीजें हम लोग जान जाए, इसके पीछे का क्या मोटिव है इसको हम लोग जान जाते हैं, तब चलते हैं आगे। तो उस समय अगर बात करें, क्रिप्स मिशन जो आया था ये पहले जान जाइए, ये भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत जो आया था ये 23 मार्च 1942 को आया था। 1942 को, 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन के टाइम पर जो भारत का वायसराय था वो कौन था? वो लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो जो था ये वायसराय था। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो था इस क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था। ठीक है, तीन चीजें जाने गए। कब आया था ये? अब क्रिप्स मिशन की जो घोषणा की जाती है, ठीक है, घोषणा, ठीक है, घोषणा कब की जाती है? तो आप कहेंगे कि 11 मार्च, कब? 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। ये दोनों डेट्स बिल्कुल तैयार रखे रहिएगा। ठीक है, घोषणा अगर पूछेगा तो आप बताएंगे 11 मार्च 1942 को उसकी घोषणा की जाती है। अब देखिए ये अब क्यों किया गया ये क्रिप्स मिशन, तो अब इसके पीछे की कहानी आप जानते रहेंगे, ये कि उस समय क्या हुआ था क्रिप्स मिशन के टाइम पीरियड में, उसके आने के पहले, जैसे 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो उस समय जापान वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था।
और उसका भारत पर आक्रमण का ज्यादा खतरा मंडरा रहा था। ठीक है, तो उस समय और उसके साथ साथ और जगहों पर उसका खतरा मंडरा ही रहा था, जापान के आक्रमण का। और तो उस समय जैसे यूएसए की बात कर ले, यूएसए हो गया, उसके बाद से चाइना हो गया, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन सब के द्वारा यूके पर, यूनाइटेड किंगडम पर क्या किया जाता है, मतलब ब्रिटेन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप जल्दी से जल्दी ये साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत आप लोगों को गुलामी की जंजीरों में बांध रखे हैं, इसको आप मतलब कि छोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, ये दबाव बन रहा था। उस दबाव के कारण क्रिप्स मिशन तो उस दबाव के कारण 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। अब जो क्रिप्स मिशन भारत आता है तो ऐसा नहीं, अब उसके पीछे का क्या कारण था, क्यों आता है? तो यहाँ पर भी वही बात किया गया कि बोला गया कि हम स्वतंत्रता के मतलब कि युद्ध के बाद आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, एक संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, और उसमें जो होगा, उसमें जो चुनाव होगा, उसमें जो मतलब कि विदेशी प्रांत हैं, विदेशी प्रांत जो मतलब ब्रिटिश प्रांत है वो और देसी रजवाड़ों के साथ मिलकर एक संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा, इसकी बात की गई। और किसकी बात की गई? और बात किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, उसमें ज्यादातर संख्या में भारतीयों को दिया जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद से इस बात का भी एक और चर्चा हुआ था कि एक भारत संघ का निर्माण होगा और पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा। यह सब बात जो की गई थी वो क्रिप्स मिशन में बात की गई थी। ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन को दो के दोनों, कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के द्वारा इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले वो डोमिनियन स्टेट की बात कर दिए कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे, वहीं से बिल्कुल खारिज हो गया। तो जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, बोला गया था कि जब मैं क्रिप्स मिशन को पढ़ा तो बहुत मायूस हुआ। और क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी के द्वारा क्या बोला गया था? पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था क्रिप्स मिशन को। और क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसको नकार दिया गया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात की ही नहीं गई थी। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया था, जो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था या क्रिप्स मिशन जो भारत भेजने का कार्य, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में आया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेता। अब इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में 4 कथन दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है ना? 4 कथन दिया हुआ पूछ रहा है। अब बोला ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स में लाए थे, अब दिया भारत को एक अधिराज्य की स्थिति दी जानी चाहिए, मतलब बिल्कुल सब स्टेट की दर्जे देने चाहिए, यानी कि बात करें तो ये तो सही बात है। दूसरा, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण होगा, यह भी बात सत्य है। मतलब क्रिप्स मिशन में यह भी बात लिखी थी, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर होने का निर्णय ले सकता है, यह भी बात क्रिप्स मिशन में लिखा हुआ था। चौथा बता रहा है कि प्रश्न संख्या 3 जो, ये भी बात तो सही है, हाँ ठीक है। चौथा बोला है कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया जाएगा, यह भी सत्य है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 के चारों कथन क्रिप्स मिशन से रिलेटेड बिल्कुल सत्य है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न, मतलब अगले प्रश्न पर। प्रश्न जो है अगला हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन से संबंध में नहीं है? ठीक है, अब पहला दिया हुआ है युद्ध समाप्त होने के बाद डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, ये क्रिप्स मिशन में बात की गई थी। संविधान सदन के द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, यह भी बात सत्य है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ये बात नहीं की गई थी। और पूछ रहा कौन सा गलत है, तो सी इज द राइट ऑप्शन, यही गलत है, बाकी का सब सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 5 में क्या बोल रहा है? वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण क्या पहलू था? पहला दिया हुआ है कि भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों में संघ शामिल होना। ठीक है, तो ये तो गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन प्रदान करना, यह बात बिल्कुल सत्य है, यह क्रिप्स मिशन में लिखा हुआ था। आगे चले, आगे
अब बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, आप कहेंगे गलत। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो इसमें कथन दूसरा सत्य है, पहला असत्य है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन, 27-28 क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया? तो यह जो स्वीकार किया गया किसमें? क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यानी कि जो क्रिप्स मिशन था तो कांग्रेस के द्वारा वार्ता के लिए किसको भेजा गया था? तो दो लोगों को भेजा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या करा? बोला क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें जो जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, आप कहेंगे कि यही गलत है। किसके? जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो बी गलत है, और ये पूछ रहा कौन सा गलत है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या बोल रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। गांधी जी के द्वारा बोला गया पोस्ट डेटेड चेक, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया कि जब मैं इसको पढ़ा तो बहुत मायूस हुआ। ठीक है, दूसरा, क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। बिल्कुल सही बात है, क्रिप्स मिशन में केवल और केवल अंग्रेज सम्मिलित थे। देखिए अब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, इसलिए अस्वीकृत नहीं कर दिया गया था क्योंकि श्वेत लोग थे। ठीक है, वो साइमन कमीशन की बात थी। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। दोनों अलग अलग सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लीग ने स्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। किसने क्रिप्स मिशन को एक डूबते हुए बैंक का उत्तरतिथि चेक कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। आगे आगे अब हम लोग चलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पे। तो ये हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इससे रिलेटेड अब हमारे पास जो पहला प्रश्न है हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि इनमें से किसने वायसराय को लिखा था कि कांग्रेस नाजीवाद की जीत से उतना ही विरुद्ध है जितना कि कोई भी ब्रिटिश हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य युद्ध में उसकी सहभागिता की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, तो यह जो कथन था यह किसके द्वारा बोला गया था? तो यह कथन जो था महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था, मतलब आउटपुट क्या था? पहला कि क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, उससे भारतीयों को क्रिप्स मिशन से भारतीयों को निराशा लगी, हाथ निराशा लगी। तो ये तो बात बिल्कुल सत्य है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। ठीक है, तो हमने जैसे कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन जो आया था तो उस पे भी ये था कि जापानी आक्रमण की धमकी मिल रही थी, ये भी बात सत्य है। तीसरा जो है बोला गांधी जी के लेखों में देशवासियों का हिंसक साधन अपनाने भड़काने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गांधी जी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। और जो ऑल इंडिया
कांग्रेस कमेटी के द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले 12 जुलाई 1942 को वर्धा में एक कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है और उसमें आंदोलन के लिए बात चलती है। आगे चलकर 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, ग्वालियर टैंक, बंबई ग्वालियर टैंक पर कांग्रेस की कमेटी की बैठक होती है और उसमें प्रस्ताव को, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। और आगे चलकर अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त के दिन जितने भी बड़े नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको क्या किया जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है, तीसरा गलत है। तो सही आप सब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, 6 जुलाई 1942 को, ठीक है, 12 जुलाई एग्जैक्ट डेट 12 जुलाई है, इसमें लिख दिया, कोई वो नहीं है। तो 12 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा तब कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जाहिर सी बात है 1940 से लेकर 1946 तक जो कांग्रेस के अध्यक्षता किया था वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी इज द राइट ऑप्शन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा के समय उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया जाता है, तो वर्धा में पारित किया जाता है। कहां पर, वर्धा में पारित किया जाता है। ठीक है, मतलब उस पर चर्चा होती है, आगे चलकर उसको 8 अगस्त को घोषणा कर दी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है वो कर दी जाती है 8 अगस्त को। चलिए आगे चलते हैं, बोल रहा भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था क्रिप्स मिशन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिप्स मिशन के बाद जो 8 अगस्त क्रिप्स मिशन जो आया था 23 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन आया था उसके प्रभाव के देखते हुए आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्रिप्स मिशन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सही ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था तो उसके जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव को किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो प्रस्ताव जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। आगे चलते हैं, ठीक है, जबकि इसे प्रस्ताव जो था वो महात्मा गांधी ने तैयार किया था और इसको लिखने का कार्य, इस प्रस्ताव को लिखने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो लिखने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, प्रस्ताव को तैयार करने का कार्य महात्मा गांधी ने किया था। दोनों में अंतर है, समझते रहिएगा। आगे चलते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो भारत छोड़ो का जो नारा था वो किसके द्वारा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली इज द राइट ऑप्शन। 8 का सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इसको मतलब जो प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, by whom the quit India revolution was moved in the Bombay session of Congress in the year 1942। तो बंबई भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था, प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो प्रस्ताव को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, प्रस्ताव को तैयार करने का कार्य महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, लिखने का कार्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और प्रस्तावित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था, आ गया ना फिर से प्रश्न, तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव का लेखक कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो 4 नाम आप जानते रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था,
गांधी जी के द्वारा। प्रस्ताव को लिखा किसके द्वारा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसको समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तीनों चीजें जानते रहेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न अब बोल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कब किया? तो पास जो था वो कब किया गया था? पास तो जो किया गया था वो अगस्त 1942 में पास किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव बंबई में किस मैदान में पारित किया गया था? तो जो बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान था वहां पर। ठीक है, 8 अगस्त कब? 8 अगस्त 1942 को, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर। बाकी का तीन के तीनों साफ गलत हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 में क्या किया गया था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न अब हम लोग चलते हैं अगले पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया और 9 अगस्त से ये स्टार्ट हो गया। और 9 अगस्त के दिन ही क्या हुआ था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत विभिन्न राष्ट्र मतलब कि जो नेशनल मूवमेंट में नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण यह महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, अगस्त 1942। आगे चलते हैं। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का कहां पर प्रारंभ किया था? ठीक है, प्रारंभ कहां पर किया था ये हमसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 18, अब 8 अगस्त को, तो ये जो बंबई में ग्वालियर टैंक है, तो ग्वालियर टैंक से इसको क्या किया गया था? ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंबई इज द राइट ऑप्शन। 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 20 दिया हुआ है हमारे पास, वो क्या है? कथन और कारण दिया हुआ है। हम लोग पहले कथन को पढ़ेंगे। तो कथन क्या कर रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। बात बिल्कुल सत्य है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। जब ये नारा प्रवेश कर गया इसीलिए साहस दिलाने में सफलता मिली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, इसीलिए क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन ने लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। बोल रहा है कि यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? किसने कहा था कि आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। सत्य नहीं है इसकी बात कर रहा है। तो सत्य नहीं था ये क्या? अब इसमें दो चीजें हो गई, लेकिन अगर इसको बात किया जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की, तो ये हो जाएगा कि यह एक नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं था, ये वायलेंट मूवमेंट हो गया था। ठीक है, क्योंकि 9 तारीख को सबको जितने भी नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद से भीड़ क्या थी? एकदम बिल्कुल आग बबूला थी। जो मन में आ रहा था, जो जिसको मन में आ रहा था वो फूंक रहा था, वो आगजनी कर रहा था। तो एक तरीके से क्या हो गया था ये? तो सही ऑप्शन इसमें सी होगा। बाकी का दूसरा कथन भी सत्य है। ठीक है, मतलब कि ये जो चौथा कथन है ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 24, हम प्रश्न संख्या 24 को, प्रश्न संख्या जो 24 इसको हम लोग छोड़ेंगे, प्रश्न संख्या 25 पर चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सब जब नेता जो थे उनको जेल में डाल दिया गया था, तो आंदोलन का नेतृत्व तो इसमें से किसी ने भी नहीं किया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 पर अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा। ये गलत कहा। उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी मतलब की नौकरी करते रहें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा रखें, ये कहा गया था। सैनिकों को अपने पद से छोड़ने को कहा गया था। तो सैनिकों को नहीं, ऐसा भी नहीं उन्होंने उस तरह से कहा। ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल गलत है। जो तीसरा दिया हुआ है, बोल रहा है कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ये सत्य बात है। तो यहाँ पर कौन सा? केवल और केवल तीसरा कथन सत्य है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग इसको भी, ठीक है, अच्छा, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, यह एक अति विशाल चरित्र का आंदोलन था, नो डाउट, बिल्कुल बात सही है। इस आंदोलन की अनदेखी विशेषताओं में एक यह थी कि स्थानीय स्तर पर साम्यवादियों ने साम्यवादी दल के अधिकृत आधार की अवज्ञा करते हुए इस आंदोलन में भाग लिया। यह भी सत्य बात है। यह पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। तो ठीक है, अहिंसक आंदोलन है, वायलेंट मतलब इसमें था, तो ये गलत है। तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। तो हम कह सकते हैं क्या? बी इज द राइट ऑप्शन, पहला दूसरा सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? पहला दिया हुआ, करो या मरो का नारा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु बनाए, यह भी कहा गया था गांधी जी के द्वारा। मृत्यु को जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाए, यह भी बात सत्य है। अपने ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में देखे, ये गलत है, ये नहीं कहा गया था। और यही क्या है? डी इज द राइट ऑप्शन, यही गलत है, सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, क्या करा? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। ठीक है, जीरो हावर के तहत गिरफ्तारी की गई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 अब बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को जो बनाया गया था, बंबई में बंदी बनाया गया था और आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। ठीक है, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में। अगर बात करें अहमदनगर जेल में, अगर बात करें अगर बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, तो उनको बांकीपुर हजारीबाग जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहां पर? आगा खान पैलेस में। ठीक है, आगा खान पैलेस में नजरअंदाज मतलब उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया था, रखा गया था। अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू को, बांकीपुर जेल में अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को, और उसके बाद से अगर बात करते हैं हजारीबाग जेल में तो जयप्रकाश नारायण। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, बंबई है। आगे चलते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, कहां पर? आगा खान पैलेस में कैद किया गया। डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो बांकीपुरा जेल में। ठीक है, बांकीपुरा जेल में किसको कैद रखा गया? राजेंद्र प्रसाद को। हजारीबाग के जेल में किसको? जयप्रकाश नारायण को। आगे, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंध थे किससे? अब देखिए, जीवनीकार जो थे लुई फिशर जो थे, एक अमेरिकी पत्रकार भी था और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे संबंधित था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को पूरा देख रहा था, मतलब वहां की रिपोर्टिंग कर रहा था। ठीक है, लुई फिशर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 पर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुई फिशर, उसका नाम था। ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन किससे संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण। तो प्रश्न संख्या 36 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल में बंद थे और वहां से भाग निकले थे और आगे चलकर भूमिगत होकर ये आंदोलन चलाए थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किसके संदर्भ मिली थी? तो उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इनको राष्ट्रीय नेता के स्तर की पहचान मिली थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इस जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 39 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। आगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? तो उषा मेहती भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में रेडियो गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए इनको जाना जाता है। किसको? उषा मेहता को, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, हम लोग 41 पर चलते हैं और 41 क्या कर रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता के द्वारा यह प्रसारण किया था। तो उषा मेहता इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि मुख्य आयोजक थी। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये हमसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 44 में। अब देखिए, पहला दिया हुआ, इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है। अरुणा आसफ अली की इसमें असाधारण भूमिका थी, यह भी सत्य बात है। जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी करके रखा गया था, यह भी बात सत्य है। इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका सराहनीय थी। आप कहेंगे कि ये गलत है और वही तुमसे पूछ रहा कौन गलत है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि एनी बेसेंट की इसमें भूमिका नहीं थी। ठीक है, इसमें भाग नहीं लिया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 पर चलते हैं। अच्छा, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय बात करें बलिया हो गया, उसके बाद से बात करते हैं हम लोग किसका? बलिया हो गया और सतारा। बलिया, सतारा और एक और था। ठीक है, वहां पर क्या समानांतर सरकार चल रही थी। तो वही बोल रहा है कि कहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय में समानांतर सरकार की स्थापना कहां पर किया गया था? बलिया में किया गया था। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में किया गया था और सतारा में किया गया था। तो बलिया और सतारा में, ठीक है, और एक बंगाल में भी एक जगह है मेदिनीपुर। ठीक है, बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर। तो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है। मेदिनीपुर में एक जगह है तामलक, तामलुक या तामलक, ऐसे है तामलक। और यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर भी समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। ठीक है, क्या नाम है? तामलक जो है, ठीक है, तामलुक में, तामलुक है, तामलुक में क्या किया गया था? जातीय सरकार का गठन किया गया था। जातीय सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, तामलुक में। ठीक है, तो तीन जगह थी, एक बलिया था, एक सतारा था और एक बंगाल मेदिनीपुर में तामलुक में जातीय सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, इस चीज को जानते रहेंगे। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में और यहाँ पर सतारा में वाई बी चौहान के नेतृत्व में। ठीक है, इनके नेतृत्व में, ये याद रखे रहिएगा। सबसे लंबे दिन तक कौन सी सरकार चली थी? समानांतर सरकार। सतारा वाली सबसे लंबे टाइम तक चली थी, बलिया। तो आप ऐसे याद रखेंगे आप क्या
कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था, समांतर सरकार बनाई गई थी। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में और सतारा में वाईबी चौहान के नेतृत्व में सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाली सरकार सतारा वाली थी, 46 तक चली थी। और बंगाल में मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में तामलुक में जातीय सरकार बनी थी, 3 जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि वर्ष 1943 में महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस जिले में युवा नेता, स्वयंसेवक और ग्राम इकाइयों के साथ मिलकर समानांतर सरकार, तो यहाँ पर सही सतारा में ही तो सरकार बनी थी, महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार बनी थी, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से 2 स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा, कहां कहां पर रहा, मिदनापुर की बात कर रहा है और बलिया की। ठीक है, यहीं पर समानांतर सरकार बनी थी, इसीलिए 1 और 2 यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, मिदनापुर और बलिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 48, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित की गई थी, तो सतारा में जन सरकार स्थापित की गई थी। कहां पर, सतारा में की गई थी। आगे चलते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो यहाँ जो बलिया था, चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर में जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी, तो जातीय सरकार की स्थापना कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में की गई थी। सतारा वाला जो था वो वर्ष 1944 तक चला था, और जो सॉरी चित्तू पांडे बलिया वाला, और वो चला था 1946 तक चला था। ठीक है, 1945 तक चला था। सतारा देखिए, याद कर लीजिएगा, सतारा में कब तक चला था, 1945 तक चला था। और अगर बलिया की बात करें तो बलिया में कब तक चला था, बलिया में चला था 1945 तक चला था, 1944 तक चला था, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते, प्रश्न संख्या, भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता कौन सी है, प्रश्न संख्या 51। ठीक है, अब देखिए, इस आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही बात है। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। यह जमींदारी विरोध हिंसा के रूप में चिन्हित था। अच्छा सॉरी, इसमें बोल रहा है कि कौन सा एक सही है, लेकिन ये देखिए लिखा हुआ क्या, नहीं भूमिका निभाई, तो ये गलत हो गया। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, नासिक, महाराष्ट्र में सतारा जो था, सतारा में तो सरकार बनी थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, या ये भी गलत हो जाएगा, जमींदारी हिंसा के विरोध बनी था। सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार में चिन्हित किया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 52 पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 52 चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनलकथा बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने का प्रयास कर गोलियां खाई। वह किस स्थान पर था, तो वह था गोहपुर, गोहपुर। और गोहपुर जो था ये कहां पर आता है, असम में आता था, ये प्लेस असम में आता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या जाएगा, 52 का सही ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गोहपुर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दंगे में सबसे अधिक कहां पर सबसे व्यापक दंगा था, तो संयुक्त प्रांत में और बिहार में सबसे ज्यादा व्यापक दंगा था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 4, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 54 पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 54 पर चलते हैं। अब निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नहीं किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया था। तो उपयुक्त में से सभी इन तीनों पार्टियों के द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 बोल रहा है, अब कथन दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बात बिल्कुल सत्य है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ऐसा बात गलत है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पृथक रहा, इसमें भाग नहीं लिया। तो ये सत्य है, परंतु आर असत्य, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न संख्या 56 में जो है बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, बात बिल्कुल सही था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही थी, आप कहेंगे कि यह भी बात सत्य है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, यही गलत है। और हमसे पूछ रहा कौन सा गलत है, तो सी इज द राइट ऑप्शन, भाग नहीं लिया था इन्होंने। ठीक है,
निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? महात्मा गांधी, अण्णा हज़ारे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इनमें भाग नहीं लिया था, बाकी के तीनों लोगों का सक्रिय योगदान था। आगे चलते हैं प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन ने परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुसलमानों कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा एक दूसरे के नजदीक आ गए। ये आप कहेंगे कि प्रश्न संख्या 58 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य बात कर रहा है, मतलब ए बिल्कुल सही है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रखने के लिए किया। आप कहें कि यह भी सत्य है और यह भी सत्य है, ठीक है। और यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 59 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 पर चलते हैं। बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दृष्टिकोण क्या हुआ? कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। कुछ भारतीय रियासतों में बड़े पैमाने पर जन सहभागिता हुई। ये कहेंगे कि ये बात गलत है, जो भारतीय रियासत है वो नहीं लिया। किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि हुई, यह भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 60 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का अभिलक्षण क्या था? प्रारंभ से यह ग्रामीण विद्रोह था। आप कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है, यह सारभूत रूप से एक नरमपंथी आंदोलन था। यह भी बात गलत है। हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी, यह सही बात है। राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी, मतलब अंग्रेजों के द्वारा प्रचंड मतलब दमन, इसकी दमन नीति अपनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। तीसरा चौथा सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। तो ये था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुल 60 प्रश्न थे, इनको हम लोगों ने किया है। अब आगे हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे और उसको करेंगे।